बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट नंबर 5 IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रेलिवेंट। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन था, मतलब बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिल सकता है। और जिस तरह से ये आप लोगों का टेस्ट का सीक्वेंस चल रहा है ना, तो इंशाल्लाह क्लास टेस्ट में ही काफी सारी ऐसी एडजस्टमेंट्स होंगी जो आपके एग्जाम में आनी है, और आप उनको पहले से अपने हाथों से सॉल्व कर चुके होंगे, तो आपको कोई न्यू चीज फेस नहीं करनी पड़ेगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं ना हर टाइप का कोई ना कोई उसमें एडजस्टमेंट, कोई ना कोई पॉइंट जरूर आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 एक ही क्वेश्चन था, इसमें हमारे पास ये 15 मार्क्स का। और इसके अगर आप लोग रिक्वायरमेंट देखें, इन अकॉर्डेंस विद IFRS प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर इंक्लूजन इन ML's financial statement for the year ended 31st December 2018. Comparative figures are not required. तो स्टार्ट कहां से करूं? 1 जनवरी 2018 से। टोटल के बारे में कुछ नहीं कहा उसने। तो अगर मल्टीपल एसिड्स होंगे तो मैं टोटल को कॉलम बना के दूंगा, लेकिन मुझे कंपैरेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। अब जाएंगे और हम लोग सिंपली अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करेंगे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू मंडे लिमिटेड। The balances of property, plant and equipment as on 1st January 2018। देखो दिल जरा गार्डन गार्डन हो गया कि मुझे यहीं का तो बैलेंस चाहिए था। और उसने बताया भी वहीं के बैलेंस ही, और कौन कौन से एसेट्स उसके पास मौजूद हैं, ऑफिस बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, दोनों की कॉस्ट बता दी। या अगर कोई एसेट रीवैल्यू हो रहा है तो वो कहता है वो उसकी रीवैल्यूड अमाउंट है, फिर कॉस्ट नहीं होगी। और साथ में क्या बता रही, अच्छा दोनों की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है। माइंड में क्लिक कर गया कि भाई अगर कोई एसिड रीवैल्यू हुआ है ना, तो रीवैल्यू हुए हुए भी ना उसको काफी टाइम हो चुका है, इसलिए तो क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन मौजूद है। अगर ये एक दिन पहले रीवैल्यू हुआ होता तो नील हमारे पास क्यूमुलेटिव कुछ भी ना होता हमारे पास। एम आई राइट है? अच्छा, अब दो एसिड का पता चल गया कि एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर मेरे पास दो एसिड्स हैं, कौन कौन से? एंड कॉस्ट का भी ओपनिंग मिल गया, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का भी ओपनिंग मिल गया। आगे पढ़ना शुरू किया हम लोगों ने। Revaluation surplus relating to the office building as at 1st January 2018 amounting to rupees 8.5 million। अब देखो यहां पर उसने बता दिया कि भाई जो रीवैल्यूएशन कर रहे हैं ना हम लोग, वो किसकी कर रहे हैं? ऑफिस बिल्डिंग की। और इस डेट जब वो आपको ये बैलेंसेस बता रहा है, उस दिन ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो मतलब रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुई हुई है। और रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना है? 8.5 मिलियन। 8.5 मिलियन एट द टाइम ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन, उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं था। ओके, वो पता नहीं कितना होगा, हमें नहीं आइडिया। लेकिन जो अब बाकी बचा हुआ है ना, मतलब एनुअल बेसिस पे मैंने रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर किया होगा, जो बाकी बचा हुआ है ना वो कितना है? 8.5 मिलियन। तो कोई बात नहीं, मैं बाकी को देख लूंगा, मुझे जरूरत भी नहीं है मैं फुल जाके देखूं। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या मिली? कहते हैं 1 सितंबर 2018, मैं कौन से ईयर में मौजूद हूँ? 2018। ड्यूरिंग द ईयर कुछ हुआ, क्या हुआ? कहते हैं न्यू इक्विपमेंट वाज एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ रुपीज 70 मिलियन टू द सप्लाई एंड ओल्ड इक्विपमेंट वाज आल्सो गिवन इन एक्सचेंज टू द। अच्छा, स्टार्ट में ऐसा लगा जैसे परचेज ऑफ इक्विपमेंट है, लेकिन बाद में पता चला परचेज ऑफ इक्विपमेंट थ्रू एक्सचेंज है। तो मतलब अपना पुराना एक इक्विपमेंट हम लोगों ने डिस्पोज भी करना है। अब जैसे उसने कहा था ना पेमेंट हमने की 70 मिलियन की, अगर सिर्फ पहली लाइन होती तो ऐसा लग रहा है जैसे न्यू इक्विपमेंट की जो वैल्यू है 70 मिलियन है। लेकिन जब उसने कहा ना कि यार ये थ्रू एक्सचेंज है, मैं 70 मिलियन नहीं लिखूंगा, अब मैं उसकी बाकी इंफॉर्मेशन का वेट करूंगा। क्योंकि अगर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हो तो न्यू एसिड की जो वैल्यू होती है उसको डिटरमिन करने के फार्मूला डिफरेंट होते हैं हमारे पास। अब हम लोगों ने देखा, कहते हैं द फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एंड न्यू इक्विपमेंट वर असेस्ड एट रुपीज 21 मिलियन एंड 93 मिलियन रिस्पेक्टिवली। क्या चीज? सबसे पहले कहता है फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड, और फिर क्या कहता है? अच्छा, है दोनों फेयर वैल्यूज, लेकिन 21 है जो एसिड गिवन अप है उसकी फेयर वैल्यू, और 93 है हमारे पास एसिड न्यू की फेयर वैल्यू।
तो मतलब बोथ एसिड की फेयर वैल्यूज आर गिवन। तो न्यू एसिड को जाके रिकॉर्ड कर दूं 93 पर, तो आंसर है नो, 93 पे नहीं रिकॉर्ड होगा, अपनी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं होना। अब इसके लिए क्या हमने कहा था कि अगर फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एंड न्यू एसिड्स आर गिवन, देन द फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड प्लस कैश पेड, तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड इज प्लस कैश पेड ऑफ इज इक्वल टू, तो जो न्यू एसिड आप लोगों ने जाके रिकॉर्ड करना है ना, वो 91 मिलियन पे रिकॉर्ड है। बात क्लियर हो गई? अच्छा, फिर साथ में old equipment had been acquired at a cost of rupees, और अब देखो क्या इक्विपमेंट रिवैल्यू हो रहा है? नहीं, वो तो अपनी कॉस्ट पर है। तो जो डिस्पोजल रिकॉर्ड करना है ना, वो 40 मिलियन के साथ है। जो एक्विजिशन आनी है वो 91 मिलियन के साथ आनी है। क्लियर? अच्छा, हमने इसको एक्वायर कब किया? कहते कॉस्ट इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन ऑन न्यू इक्विपमेंट अमाउंटिंग टू रुपीज। अब ये जो इंस्टॉलेशन होती है ये एक्विजिशन की कॉस्ट के ऊपर आएगी, 91 प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट 5 मिलियन। तो अब जो हम लोगों ने एडिशन जाके रिकॉर्ड करनी है वो 96 मिलियन की जाके रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं है कि 91 में ही 5 शामिल है, नहीं। ये जो 91 होता है, ऐसे समझिए जैसे परचेज प्राइस है जस्ट, तो उसकी परचेज प्राइस क्या होगी, तो हमने कहा 91 मिलियन होगी। अब उसके ऊपर अगर किसी किस्म की कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह आप करते हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस करते हैं, तो वो आप उसमें ऐड करेंगे। तो आपका न्यू एसिड कितने का बन जाएगा? 96 मिलियन का। एनी डाउट? ऑल क्लियर? जब मैंने कोई सोल्यूशन बनाया, लेकिन आपको लग रहा है कि मैंने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, सिर्फ बात क्या है कि वो जो सोल्यूशन है ना मेरे माइंड में बन रहा है। जब आपके माइंड में ऐसा काम होना शुरू हो जाए ना, मैं आप परफेक्शन की तरफ चले गए। पेपर वर्क बाद में करें, पेपर पे तो सिर्फ वो जो माइंड में स्केच बना हुआ है सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए मैंने पेपर पे लेकर आना है, अदरवाइज मेरा सोल्यूशन तो सारा उधर ही तैयार हो जाना है। तो पढ़ने का फायदा हमें ये होता है, आप जिस तरह से पढ़ रहे होते हो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। तो टाइम नहीं वेस्ट करना, हम लोगों ने अपने टाइम को हम लोगों ने इन्वेस्ट करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। हम कहते हैं एम एल परचेज अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। जैसे पहले प्लांट की कोई बात की, अच्छा तो क्या इक्विपमेंट का पार्ट बना दो प्लांट को? हो सकता था, लेकिन जैसे ही मैंने एक नजर क्वेश्चन को देखा ना, तो मुझे यहां पे पता चल गया कि भाई वो प्लांट को अलग से डील कर रहा है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मेथड्स भी अलग से हैं। एम आई राइट? तो प्लांट को इक्विपमेंट का पार्ट ना समझ लेना। बहुत से बच्चे क्या समझते हैं कि भाई उसके ऊपर तो प्लांट हमें बताया ही नहीं, तो शायद इक्विपमेंट इज इक्वल टू प्लांट है, तो वो जाके ना उसमें मर्ज कर देते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, प्लांट को अलग डील करना था। कैसे मुझे पता चला? ख्वाब आया मुझे, है? नहीं आया? तो कैसे पता चला फिर? क्योंकि पेपर देते हुए अगर ख्वाब आ गए तो पेपर रह जाएगा, वहां पे ख्वाब नहीं आना चाहिए, वहां पे रियलिटी है। तो कैसे पता चला? अगली एडजस्टमेंट से। क्योंकि उसने 3 एसिड लिखे हुए हैं, 2 नहीं लिखे हुए। मीन्स दैट कि भाई स्टार्ट में ना उसके पास 2 एसिड्स थे, प्लांट ड्यूरिंग द ईयर उसने एक्वायर किया। अब अगर उसकी स्टोरी सुनो तो क्या कहता है, एम एल परचेज अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑन, तो क्या आपको लगता है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर ये प्लांट था आपके पास? तो जब था नहीं तो बताए क्यों? क्योंकि उसने तो आप लोगों को ओपनिंग बैलेंसेस पहले बताए थे। और फिर एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज, the whole process of assembling and installation was completed on at a cost of rupees। तो फिर हम लोग जाके प्लॉट को रिकॉर्ड कर देंगे 660 पर प्लस 39.25 पर, है ना, इज इक्वल टू कितना? 96 99.25 मिलियन पे जाकर इसको रिकॉर्ड करेंगे और इसको डेप्रिशिएट करेंगे फ्रॉम 1 अगस्त। नहीं, कहां से? व्हेन अवेलेबल फॉर यूज। और अवेलेबल फॉर यूज कब हुआ? 31 अक्टूबर। तो कितने अरसे के लिए डेप्रिशिएट करेंगे? नवंबर दिसंबर, फॉर 2 मंथ। ऑल राइट, फिर देखें, कहते हैं ऑन 31 दिसंबर 2018 एट द एंड ऑफ द ईयर द revalued amount of office building was assessed at rupees 178 million। मतलब पता नहीं लास्ट रिवैल्यूएशन कब हुई है, लेकिन इस साल के एंड पे दोबारा से रिवैल्यूएशन हो रही है।
और उसकी रिवैल्यूड अमाउंट हमारे पास कितनी है, और बाय प्रिसाइज वैल्यूज एंड इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ वैल्यूएशन। अदर रेलेवेंट डिटेल्स और एज फॉलोज, डेप्रिसिएशन मेथड बताए, लाइफ और रेट बता दिया सर, और साथ में सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बता दी, लेकिन इधर लाइफ बताते हुए उसको स्टैटिक चार चांद लगा दिए हैं। और इन चार चांद का क्या मतलब है, कहते हैं रिमेनिंग लाइफ एट द डेट ऑफ, मतलब ये 20 ईयर, 1 जनवरी 2018 को ना समझना, ये जब हमने लास्ट इवेल्युएशन की थी ना, तब से 20 ईयर्स है इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, और हम लोग इसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन। ऑलराइट, तो मतलब इसको 2 3 4 5 साल कुछ ना कुछ अर्सा गुजर गया है, तो हमने लास्ट इवेल्युएशन के एंड पर भी इसकी लाइफ देखनी है। हमने ये भी देखना है कि ओपनिंग टाइम पर इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ क्या है, हमने इस चीज को भी देखना है, ताकि हम लोग अपने रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर कर सकें, और रिमेनिंग अमाउंट का भी हमें पता चल सके। ओके, फिर नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज ML accounts for revaluation on net replacement value method and transfer the maximum possible amount from revaluation surplus to retained earnings on an annual basis। क्वेश्चन कंप्लीट, और यह क्वेश्चन होगा आपके पास कोई 17 18 मार्क्स तक का, और जितनी आप प्रैक्टिस कर चुके हो ना, उस टाइम पर यह क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज्यादा बोनस पॉइंट देकर जाए। मतलब ये आप उस लेवल पर होंगे, आप कहेंगे कि भाई ये तो मेरे बाई हाथ की गेम है, और इसमें से 80% मार्क्स तो कहीं भी नहीं गए, और आप इजीली गेन करेंगे। अगर टेस्ट मैंने ना बनाया तो कंडीशनल है भाई। ओके, तो आइए आपके पेपर हो जाएंगे सॉल्व। अच्छा, जैसे ही आप इधर पहुंचे, अब आप लोगों ने जाकर, अब देखो भाई क्वेश्चन आपको आता है या नहीं आता, हमें कैसे पता चलेगा, आपका पेपर बताएगा। अब आपने अपने पेपर के जरिए हमें साबित करना है कि भाई आपके पास नॉलेज है, आप पेपर कर सकते हैं, आपको पता है कि आपने इसको प्रेजेंट कैसे करना है। तब आपने उस प्रेजेंटेशन की तरफ आ जाना है। अपना पेपर उठाया और आप लोगों ने लिख दिया अपने पास जो अभी क्वेश्चन नंबर वगैरह हो वो। क्वेश्चन नंबर 1, जी, एंड द बिजनेस नेम इज मंडे लिमिटेड। मंडे वाले दिन कंपनी बनाई होगी तो मंडे लिमिटेड है ना। जिस तरह पठान जिस दिन पैदा हो जाए वही खान बन जाता है, मंगल खान, सोमवार खान, बुध खान, जुमा खान, ऐसा ही है ना। दरिया में पैदा हो तो दरिया खान, मंडे लिमिटेड ML, और यहां पे लिखेंगे टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। अच्छा, उसके बाद पहले ना करेंसी और उसकी कोई राउंडिंग ऑफ हो तो वो लिख लिया करो। रुपीज इन मिलियन कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में भी मिलियन चल रहे थे, तो रुपीज इन मिलियन। अच्छा, कौन कौन से एसेट्स हैं आप लोगों के पास। सबसे पहले ऑफिस बिल्डिंग इक्विपमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे लिखते हुए ना भाई आपके पास दो मेथड हैं, एक तो आपने अपनी स्पेस को भी यूटिलाइज सही तरीके से करना। अब पूरा ऑफिस बिल्डिंग इसके लिए तो आप यहाँ पर आ जाते हो, बाद में वो कोई इक्विपमेंट आ गया यहाँ पे पहुंच गई, फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और टोटल को यूं लिख रहे होते हैं। भाई बेवकूफी नहीं करनी ना। क्या आपको पता चल नहीं गया कि आपको 4 कॉलम चाहिए, तो उसके मुताबिक आप लिखना शुरू करो ना, हेडिंग वगैरह आप अपनी वैसे ही डालो। अब में से अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, शुरू में सखावत का मुजाहरा और बाद में पता चलता है कंजूसी की इंतहा है, एक ही पर्सन में। तो ऐसा नहीं करना आप लोगों ने।
देखो भाई, आप यहाँ पर लिखोगे, ये क्या नाम था फर्स्ट वाले का, ये देखें, आप इसको यूं लिख लें, ऑफिस। भाई बिल्डिंग आप इस लाइन पे यूं लिख लें। भाई जरूरी थोड़ी है कि आप उसको एक ही रो में जाके लिखें। ये ऑफिस बिल्डिंग हो गया। फिर आपके पास इक्विपमेंट है, आप यहाँ पे इक्विपमेंट। नेक्स्ट वन इज, ये मैन्युफैक्चरिंग। और अच्छा, कुछ लोगों ने यहाँ पर ऐसे लिखा, बाद में प्लांट को पी कर दिया, क्योंकि जगह नहीं थी उन लोगों के पास। भाई अगली रो में चले जाओ, अगले आगे तो जगह मौजूद है ना आप लोगों के पास। मैन्युफैक्चरिंग, और यहाँ पर आ जाएगा प्लांट एंड टोटल। अच्छा, फिर कॉस्ट, बैलेंस। अच्छा, जब आपके पास कंपैरेटिव्स ना हो ना, एक ही साल का डाटा आप लोग बना रहे हो, तो आप बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप लिख सकते हैं बैलेंस एज एट 1 जनवरी 2000। आप ये भी लिख सकते हैं अगर कंपैरेटिव्स ना हो तो। ओके, कंपैरेटिव है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लो, क्योंकि फिर कंपैरेटिव का भी तो वो डाटा एक ही उसमें आ रहा होता है ना। तो 18 है या 19 पता नहीं चलेगा, लेकिन अभी तो पता है सिर्फ 18 का डाटा है। तो आप इसको बैलेंस एज एट 1 जनवरी 2018 लिख सकते हैं। उसके बाद देखें, भाई एक एसिड है जो रिवैल्यूएशन की तरफ जा रहा है, लेकिन उसकी रिवैल्यूएशन क्या एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हो रही है, एट द एंड ऑफ द ईयर है, क्या ड्यूरिंग द ईयर हुई है? यस, तो मुझे रिवैल्यूएशन के लिए भी डाटा लिखना पड़ेगा। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आके लिखेंगे अपने पास एडिशन। नेक्स्ट, डिस्पोजल। हाँ जी। फिर क्या, ट्रांसफर और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, गेन और लॉस। फिर अब इस बात का ख्याल रखना कि ऊपर ब्रॉड डाउन है तो नीचे क्या रेट था, ऊपर डेट है तो नीचे भी डेट। ओके, क्या बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2000। किसी को कोई डाउट? फिर आ जाएंगे हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में अगर बगर कॉस्ट के साथ बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ भी ब्रॉट डाउन। और अगर कॉस्ट के साथ डेट लिखी, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ भी डेट लिखी। तो सिमिट्री के साथ चलना है आप लोगों ने। ओके, क्या लिखोगे इधर? बैलेंस एज एट 1 जनवरी 2000। उसके बाद डिस्पोजल, फिर ट्रांसफर टू एसिड, एंड देन डेप्रिस, पहले डेप्रिसिएशन लिखवाना था ना। बस यार, क्या कौन समझाए इन लोगों को है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एंड एट द एंड क्या, बैलेंस, किस चीज की एडजस्टमेंट, एज एट 31 दिसंबर 2018। ओके, देन
ओपनिंग WDV या WDV as at 1st January 2000 and WDV as at 31st December 2000। अच्छा, जब इस तरह लिख रहे हैं ना तो फिर A-C and B-D करने की जरूरत नहीं होती। डेट खुद रेफरेंस बनता है कि हम लोगों ने इस WDV को कैसे फाइंड किया। राइट। फिर बाकी चीजें हम लोग बाद में लिख लेंगे। अब देखें भाई क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था। तो ऐसे ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इजीली सॉल्व हो सकता था, इजीली हैंडल कर सकते थे। भाई जहां पर कोई मुश्किल चीज थी फॉर द टाइमिंग छोड़ी जा सकती थी, लेकिन बाकी चीजों को हम इजीली कवर कर सकते थे। अब देखें ओपनिंग बैलेंसेज में किसी को कोई इशू था, बहुत इजी सी बात थी कि उसने आपको कॉस्ट की ओपनिंग बता दी है 240 एंड 190। आपने सिंपली जाके यहाँ पे लिख देना था 240 190 और ये नहीं है आपके पास, ऐसा ही है ना। तो अगर यहाँ पर देखो तो 430 बन नहीं गया, तो जाके लिख लो भाई 430 है। फिर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का भी ओपनिंग आप लोगों को मिल गया, तो यहाँ पर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के ओपनिंग आप लोगों ने लिखने हैं 36 एंड 60। 36 60 ये नहीं था, तो ये आ जाएगा 96। कोई इशू जी। तो ओपनिंग WDV का पता चल सकता है 240 माइनस 36 204। इसी तरह से यहाँ पर 190 60 इज इक्वल टू 150 इज इक्वल टू 354। क्या वन, हाँ सॉरी 130 130 एंड 334 और इसका ओपनिंग नहीं है। अच्छा फिर देखें अब क्या कुछ हुआ। अब ओपनिंग से रेलिवेंट जितना भी डाटा था वो हम लोगों ने अकाउंट फॉर कर लिया, एम आई राइट। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन में ना कोई इशू नहीं है, फर्स्ट पॉइंट में। और फर्स्ट पॉइंट में सिर्फ एक चीज है, मुझे अभी इसकी जरूरत भी नहीं, बस इसके बारे में नहीं सोचने की जरूरत। ये वो पॉइंट था जिसने आपसे मिस्टेक करवानी। ओके। अब मसला भी यहीं पे आता है, भाई जब किसी चीज की अभी जरूरत ही तुम्हें नहीं पेश आई, तुम उसके बारे में क्यों इतना सोच रहे हो। तो तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं थी। इसका काम कहां पर आना है, मूवमेंट इन रिवॉल्यूशन सरप्लस। सपोज अगर नहीं भी लिखूंगा तो क्या 18 के 18 नंबर काट लेगा, कितना है एक आध नंबर काटेगा, रहने दो, दे दो उसको। वही टाइम अगर मैं किसी और क्वेश्चन पे लगा दूं तो मैं 4 से 5 नंबर ले जाऊंगा वहां पर। तो इतना ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती। ओके। कि कोई चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है ना, तो उसके बारे में इतना ज्यादा पंगा लेने की जरूरत भी नहीं है। लिख कर गलत कर दो वो बैड इंप्रेशन है, ना लिखो नो इंप्रेशन। टाइम ही नहीं मिला भाई लिखने का, इतना बड़ा तो क्वेश्चन है, इतना सब कुछ तो लिख लिया, और नहीं भी लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें क्या एक नंबर काट लेना है। देखो भाई जहां पे उसका रेड फिर गया ना, मतलब नंबर कट गए हैं उसके, तो आप उसको मौका ही ना दो कैसी किसी चीज का। लेकिन जहां पर बाकी चीजें लिखी हुई होंगी वो सिर्फ उनके मार्क्स काउंट करेगा और वो आपको मार्क्स दे देगा। राइट। तो जहां पर कोई मुश्किल है ना कि यार ये चीज गलत हो सकती है, फॉर द टाइमिंग स्किप कर दो, एंड पे टाइम बचा तो फिर सोच लेंगे। अदरवाइज मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर पास हो जाना है। तो आप लोग ना एक ही चीज में स्टक होके बैठ जाते हो कि भाई मैंने तो इधर से उठना ही है ना भाई, ऐसा नहीं करना। अब देखें फर्स्ट पॉइंट में कोई इशू, मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट किस चीज के बारे में था। नेक्स्ट पॉइंट ना हमारे पास मौजूद था। अच्छा क्या हुआ, जैसे ही पढ़ा उसने कहा एक्सचेंज ऑफ एसिड हुआ है, तो एक एसिड डिस्पोज भी हो गया हमसे, ऐसे ही है ना। तो इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। अब तो क्या करना है हम लोगों ने, जाएंगे भाई जो एसिड आया है उसकी वैल्यू, जो कैश पे किया और जो एसिड दिया उसकी फेयर वैल्यू प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये है हमारे पास एडिशन। और एडिशन हम लोग क्या जाके लिख देंगे इन टोटल, किस में, किस में 96 कैसे आया, 21 प्लस
प्लस ये देखो वर्किंग भी बड़ी प्यारी सी हो गई है इधर, बस ऐसे 96 आ गया। और जो एसिड दिया उसकी कॉस्ट गिवन थी, और वो कॉस्ट कितनी थी, यहां पर आके उसकी कॉस्ट लिख दो, 40। अच्छा आप मुझे बताओ, तो इसके ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल है, तो क्या कुछ ट्रांसफर होना है, कोई रिवैल्यूएशन गेन लॉस आना है? ऐसा नहीं है, बैलेंस कैरी डाउन आ गए हैं। तो बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास कितना आ जाएगा, 246। ये लो, ये कंप्लीट हो गया है जहां तक। अब आपको पता है कि डेप्रिसिएशन में टाइम लेना है, भाई कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम उसे दे दो, बाद में लिख लेंगे, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। क्या सेकंड पॉइंट हो नहीं गया? भाई इतनी सी देर लगनी थी। फिर थर्ड पॉइंट पे जैसे ही आए, थर्ड पॉइंट ने क्या कहा, कहते हैं भाई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ले लो। हमने कहा कितने का, कहते हैं 660 इसकी लिस्ट प्राइस कॉस्ट है, साथ में 39.25 मिलियन उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं। तो हम लोगों ने एडिशन जाके रिकॉर्ड की कितनी वैल्यू की, 699 और ये कैसे बनी, प्लस 39.25। ऑल राइट, हमने कहा भाई कोई डिस्पोजल, कोई इसके ऊपर रिवैल्यूएशन, तो क्लोजिंग बैलेंस, बस ये भी सॉल्व हो गया। एनी डाउट? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब ये थर्ड पॉइंट हो गया हमारा, इतनी सी देर लगती है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भाई रिवैल्यू कर दो एसिड को, कौन सी वैल्यू पर लेकर आ जाओ, कब कर दो। तो हमने कहा कि कौन सी वैल्यू थी, तो हमने कहा ये लो 170, रिवैल्यूड अमाउंट ही बैलेंस कैरी डाउन बन जाएगी। हमने कहा क्या इसके अलावा कोई एडिशन, कोई डिस्पोजल, तो लाने बात है कि अम्युलेटेड एप्रिसिएशन आएगी, वेट कर लेते हैं। ओके, जब ये आएगी तो पता चलेगा रिवैल्यूएशन गेन है या लॉस है, इंतजार कर लेते हैं। कोई डाउट? और गए इधर, हमने कहा भाई ये वाला अकाउंट पॉइंट भी हमने अकाउंट फॉर कर लिया। तो उसने कहा अब आ जाओ ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन। अब ये वो पॉइंट था जिसने थोड़ी सी आपसे वर्किंग मांग ली थी, बस। अच्छा अब आपने क्या करना था, वर्किंग करने के लिए गए, तो भाई अगर बिल्डिंग को देखो एट द एंड ऑफ द पीरियड रिवैल्यू हो रही है, तो रिवैल्यूएशन को जो इफेक्ट है ना, ये तो नेक्स्ट ईयर में जाएगा ना। एम आई राइट? अगर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जरूरत भी है, तो अभी तो नेक्स्ट ईयर के लिए जरूरत है, इस साल के लिए तो जरूरत नहीं है ना। क्यों? क्योंकि मेरे पास कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है तो मैं फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे फाइंड करूंगा, लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट 240 डिवाइडेड बाय 20, और किसी किस्म की कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। तो जैसे ही 240 डिवाइडेड बाय 20 क्या इज इक्वल टू 12। एम आई राइट? जाओ लिखो भाई, बस इतनी सी बात थी इसमें, और कुछ भी नहीं करना था। डिस्पोजल हुआ नहीं है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कैसे आया, 240 डिवाइडेड बाय, अब आप खुद देख लो कि मैं वर्किंग में कितना जा रहा हूं। ओके, आप लोग सारा काम वर्किंग पे कर रहे होते हो, मैं जो मेन पेज आपका खाली है, और मुझे देखो विद इन 5 मिनट मैंने अपना मेन पेज ही फुल कर दिया है, और मार्क्स ही मार्क्स हैं, बारिश हो रही है नंबरों की। ऐसा नहीं है, आपका मेन पेज ही खाली रहता है, जहां बारिश होती है वहीं पे ही आपने छत बना रखी है, और नीचे फसल उगाई हुई है कि अब पता नहीं बारिश होगी तो पानी मिलेगा, है ना। तो अब देखो यहां पर, जैसे ये कर लिया, तो भाई उसके बाद इसे कहो बाय बाय, क्योंकि रिवैल्यूएशन हो गई है, रिवैल्यूएशन हो गई। तो यहां पर टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, वो सारे का सारा जाकर ट्रांसफर कर देंगे। फोर्थ पॉइंट में क्या था, अच्छा, सारे का सारा ट्रांसफर कर देंगे, जैसे ही ट्रांसफर किया 48, यहां पे 48 पहुंच गया। एम आई राइट? जैसे ही ये 48 गया, ये लेस हो गया, ये वैल्यू कितनी बनी, 240 में से 48 गया 192, और 192 को लेकर जाना है 178 तक, तो वैल्यू में डिक्रीज नजर आया कितने का। चलो भाई बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, इतनी सी इसमें बात। और आप लोग सोच रहे होते 8.5 कैसे आया, और इसका मैंने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, छोड़ दो।
ओके, हो गई बात? कोई मसला यहां तक? किसी को कोई बात पूछनी हो? नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। देखो, अब बिल्डिंग जो बज़ाहिर इतनी मुश्किल लग रही थी, सच सच बताओ क्या मुश्किल थी? मैंने सबसे पहले जाके उसी को खत्म किया है कि जो टेंशन है ना उसको तो जड़ से खत्म करो ना, कि बाकी चीजें मेरी इजी हो सकें। तो क्या प्रॉब्लम है कोई? क्या कुछ सोचने की जरूरत है? उसके लिए दिमाग चाहिए, होगा तो सोचेंगे। जब है ही नहीं तो सोचूं क्यों? पॉइंट। नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट। और वो क्या है? कहते हैं कि भाई आपके पास ना इक्विपमेंट है। अब इक्विपमेंट में जैसे मैंने देखा कि एडिशन भी है, डिस्पोजल भी है, मैंने कहा यार तू वेट कर, मैं जरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से होकर आया। ओके। इसमें थोड़ी सी ज्यादा वर्किंग थी एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ने क्या वो कहा? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ने बड़ी सिंपल सी बात की, कहता है लाइफ को 15 साल रख देना, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर लेना, और जो डेप्रिशिएट करना फ्रॉम कितने अरसे के लिए करना। तो हम लोग जो 2 महीने, वाह क्या बात है, छा गए हो। डिस्पोजल हुआ नहीं है, और 2 महीने के लिए जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे तो वो आ जाएगा 699.25 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 2/12, एंड द आंसर इज 7.77। शर्मा क्यों रहे हो यार वैल्यू बताते हुए? कुछ भी ट्रांसफर नहीं होना, बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। 7.77 कंप्लीट हो गया। इनकी क्लोजिंग WDV लिख लें, तो हमारे पास ऑफिस बिल्डिंग की क्लोजिंग WDV बनेगी, इसकी रिवैल्यूड अमाउंट विच इज 178, और इसके लिए 699.25 लेस 7.77 इज इक्वल टू 691.48। चले, प्लांट खत्म हो गया। ओके। चले, अब आते हैं किस पर? इक्विपमेंट। इक्विपमेंट से कहा भाई अकेला नहीं छोड़ना हमने तुम्हें, तुम्हें भी साथ लेके चलेंगे, लेकिन किस तरह? ज्यादा केयरफुली। ऐसे ही है ना? कैसे? क्योंकि भाई एक तो इक्विपमेंट का पंगा था कि इसने एट अ रेट ऑफ, अच्छा फिर हमने इससे देखो, और साथ में कोई रेजिडुअल वैल्यू तो नहीं बताई ना। चलें, इसका एहसान है कि इसने हमें नहीं बताई रेजिडुअल वैल्यू। अब इसके लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे फाइंड करना है, ये आप लोग थोड़ा सा वर्किंग पे जा सकते थे। सबसे पहले आप लोगों ने जाके फाइंड कर लेनी थी। देखो, जब डिस्पोजल होना, तब सबसे पहले डिस्पोजल की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन देखा करो। क्या? जब डिस्पोजल होना, सबसे पहले अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, सबसे पहले डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल देखा करो। बाद में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की तरफ आना। पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं फाइंड कर सकते? क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो मुझे ओपनिंग WDV चाहिए, और उसमें से लेस भी डिस्पोजल की ओपनिंग WDV करनी है, मेरे पास तो कॉस्ट है। तो पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पता होगा तो ओपनिंग WDV फाइंड कर पाऊंगा। एम आई राइट? तो अब मैंने क्या किया कि आप देखें कि भाई ये कब से मौजूद है हमारे पास, तो उन्होंने ना तमाम चीजें आपको बता दी थी, मतलब आपको तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं थी। हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है, और हमने इसको परचेज किया, तो मैं फार्मूला नहीं लगा सकता। ओके, तो मुझे 1/1 आना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं करूंगा अपनी वर्किंग का सहारा। पहली वर्किंग है जो मैं करने के लिए जा रहा हूं। ओके। अब कैसे इसकी वर्किंग करेंगे? 1 जुलाई वर्किंग 1, देखिए यहां पर आ जाएगी हमारे पास वर्किंग 1, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट। जी। डेट ऑफ परचेज विच इज 1 जुलाई 16। कॉस्ट ऑफ एसेट इज 40, और यहां पर आ जाएगा रुपीज इन मिल। फिर 31 दिसंबर 2000,
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट करना है? मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 4 and the WDV at that date is, फिर हम पहुंचे 31 दिसंबर 17, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 36 मल्टीप्लाइड बाय 20%, कोई टाइम फ्रैक्शन अब लगाने की जरूरत है, एंड आंसर इज 7.2, 28.8 WDV। एम आई राइट? कहां तक पहुंच गए? 2017। हम लोग कौन सी ईयर की वर्किंग कर रहे हैं और उसी में डिस्पोजल हो गया। तो अब 31 दिसंबर 2018 तक नहीं जाऊंगा। डेट ऑफ डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज विच इज विच इज 1 सितंबर 2018। depreciation expense which is equal to 28.8 multiplied by and multiplied by 8 by 12, 3 point, and the WDV at the date of disposal is, गॉट इट? तो अब अगर आप लोग यहां पे देखें तो हमारे पास जो डिस्पोजल से टोटल डेप्रिसिएशन जा रही है, क्योंकि डिस्पोजल की भी तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन टोटल हमने लेस करनी है ना। तो टोटल अगर यहां पर देखो, ये है इसकी WDV, तो इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगी? इज इक्वल टू 40 माइनस पॉइंट इज इक्वल टू, और ये जाके आपने लिख देनी है डिस्पोजल 15 पॉइंट, कहां से पता चला? इस तरह। ओके, और ये नेगेटिव में आएगी। किसी को डाउट? फिर आएंगे हम लोग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड। क्या आप तैयार हैं? वर्किंग टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, हाँ जी, कैसे आएगा? ऑन इक्विपमेंट, जी, कहां से कैसे पता चलेगा? कौन सा मेथड है? तो क्या आपको कॉस्ट ऑफ एसिड चाहिए? नहीं, क्या चाहिए? और WDV कौन से वाली? एट द एंड ऑफ द ईयर ओपनिंग, तो ओपनिंग का पता कहां से चलेगा? 190 माइनस 60 इज इक्वल टू 130। हाँ, 190 माइनस इज इक्वल टू 190 माइनस इज इक्वल टू ओपनिंग WDV में से क्या कोई ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोजल हुआ? यस। तो डिस्पोजल की भी ओपनिंग WDV, और वो कहां से मिलेगी आपको? वर्किंग वन कौन सी? 24.96? नहीं, ये अब इधर स्टार बना देना, यहां से आके इसको लेस करना 28 पॉइंट, और साथ में इसके लिख देना मुझे पता चला ये वर्किंग वन से। वर्किंग में भी अगर कोई वर्किंग की मदद मिले तो रेफरेंस दे दें। ओके, तो अब वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है? 101 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू, जी, 24। यहां तक कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ आ गई?
क्लियर है? तो अब डिस्पोजल कहता है भाई मुझे क्यों निकाला, मैं तो 8 महीने के लिए तुम्हारे साथ था। मैंने कहा इसीलिए तुम्हें निकाला कि तुम 8 महीने के लिए साथ थे, पूरे साल के लिए नहीं थे। ऐसे ही है ना? तो डिस्पोजल को लेकर आ जाओ कि भाई हम तुम्हें डेप्रिशिएट करेंगे, लेकिन तुमने हमें छोड़ के चले जाना है तो तुम्हारे साथ जरा स्पेशल ट्रीटमेंट होगा। एम आई राइट? मल्टीप्लाइड बाय 20% एंड मल्टीप्लाइड बाय, एंड द आंसर इज, भाई ऊपर हो गया था कैलकुलेट तो दोबारा कैलकुलेटर ना उठा लें, टाइम वेस्ट कर रहे हो। 3.84 ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है हम लोगों ने। 3 फिर हमने इक्विपमेंट से पूछा भाई एनी एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, तो क्या कोई एडिशन मिली? कितने की? मल्टीप्लाइड बाय, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू द अकाउंटिंग ईयर एंडेड। कब हुई थी एक्विजिशन? 1 सितंबर, तो सितंबर शामिल है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 बाय 12, 6.4, and the answer is depreciation expense for the period is 30.44448, वही लिखा है 30.48। पता चला हमें ये वर्किंग टू से कोई ट्रांसफर नहीं, और बैलेंस कैरी डाउन आपको मिलेगा 75.44। अच्छा, 246 लेस 75.44, 170.56। अब टोटल के कॉलम भाई बना के छोड़ नहीं देना। अब ये बड़ा इजी सा है, जैसे 96 प्लस 699.25 इज इक्वल टू 795.25। अच्छा, इसी तरह 40 लेस कर दें, 48 लेस कर दें, 14 लेस कर दें, टोटल बताना हो तो इन तीनों को ऐड कर दें। क्या? 23.25। अच्छा, इसी तरह 15.04। भाई अगर आपने टोटल का कॉलम ऊपर हेडिंग दे दी और नीचे कुछ भी नहीं लिखा तो मतलब आपने कुछ भी नहीं किया। तो ये काम जरूर 1 मिनट का काम होता है ये सारा। उसके बाद 12 प्लस 30.48 प्लस 7.77, 50, 50.25, 48 लेस हो गया इसमें से। अच्छा, आप 75.44 प्लस 7.77 इज इक्वल टू 83.21। अच्छा, 1123.25 लेस 83.21, या इन तीनों को ऐड कर लो तो वैल्यू 1040.04। हाँ जी, बात समझ आ गई सब बच्चों को? किसी को कोई डाउट? अच्छा, एंड वाली चीजें वो मेजरमेंट बेसिस वगैरह और एटसेंट्रा, वो तो आप लोग लिख ही लोगे ना, किसी को कोई प्रॉब्लम वगैरह? चलें, गुड। अच्छा, अब एक चीज रह गई जो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, क्या? मूवमेंट इन रिवैल्यू। बाकी सारी चीजें आप लोग कर लोगे, सिर्फ एक चीज है मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। ऑलराइट? अच्छा, मैं कॉस्ट नहीं बता सकता उसको, कि अगर मैं एसिड को रीवैल्यू ना करता तो कॉस्ट ऑफ एसिड क्या होती, वो मैं नहीं बता सकता। क्यों? मुझे खुद नहीं पता। मुझे रीवैल्यूड अमाउंट पता है ना 240, मुझे कॉस्ट ऑफ एसिड तो पता ही नहीं है कि है कितनी। तो जब मुझे नहीं पता तो मैं उसे क्या बताऊं? हाँ, तो उस पॉइंट को आप स्किप कर दो। अब यही नहीं है कि वो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, नहीं ऐसी कोई बात, जब डाटा ही नहीं है तो क्या बताऊं। बाकी चीज आप लिख दोगे, लॉस्ट इवैल्यूएशन इज कैरीड ऑन 31 दिसंबर 2018 बाय, किसने की थी? प्रिसाइज वैल्यूअर्स एन इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ वैल्यूएशन। ये बात आप लिख लोगे उसको। अब देखो क्या भाई,
मूवमेंट इन रिवॉल्यूशन सरप्लस, मैं जरा आपको यहां पे बता देता हूं। मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा, क्या चीज लिखेंगे भाई? सबसे पहले लिखो अपने पास बैलेंस, विच इज, उसने खुद बता दिया था। फिर भाई रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर करना है ड्यूरिंग द ईयर, रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर करेंगे, और कुछ हमारे पास जाएगा ड्यू टू रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस की कंपनसेशन करवाएंगे। लॉस हो गया था ना ड्यूरिंग द ईयर, अगर आपको याद हो, हुआ था ना। और एंड में हमारे पास आ जाएगा बैलेंस, क्या, विच इज इक्वल टू, लॉस हुआ था तो रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा भला? कुछ भी नहीं होना। अब बात ये आती है भाई रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर कितना करवाएं। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो सारे का सारा रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर करवा देना, बैलेंस कैरी डाउन नील रख देना, 8.5 सारे का सारा, कोई वर्किंग शो करने की जरूरत नहीं। ओके, बता फिर रिटेन अर्निंग और रिवैल्यूएशन लॉस ना लिखना, फिर सिर्फ रिटेन अर्निंग रखना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द पीरियड आप लोगों को लॉस हो गया है, तो इस वजह से वो सारा ट्रांसफर हो जाएगा। 14 का लॉस हुआ था और मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस 8.5, अभी मैंने रिटेन अर्निंग को भी ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफर करना है, तो सारे का सारा कंपनसेट कर नहीं देगा, तो बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? तो जितना ओपनिंग है सारा खत्म कर दो, मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। बचा लो जो तुम्हारा एक नंबर भी काट है, 1 या 0.5 भी क्यों ना काट जाए। किसने? उससे तो मैंने कहा था। बात समझ आ रही है आप लोगों को? एग्जाम में मतलब ये ट्विस्ट लगा सकते हो आप, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा फिर, अब मैंने रिटेन अर्निंग में कितना लेके जाना है? तो मेरे पास अगर फुल रिवैल्यूएशन सरप्लस होता तो उसको तो मैं डिवाइडेड बाय 20 कर देता, तो रिटेन अर्निंग में मैं चला जाता। मेरे पास कॉस्ट ऑफ एसिड होती, ओरिजिनल यूजफुल लाइफ होती, फिर रिवैल्यूड वैल्यू और उसकी रिमेनिंग लाइफ, मैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी देख सकता था, मुझे पता चल जाता। एम आई राइट? तो यहां से कैसे पता चलेगा? यहां से देखो कि 1 जनवरी 2018 को एसिड की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है, तो उस 20 नहीं है, 20 है एट द टाइम व्हेन एसिड इज लास्ट टाइम रीवैल्यूड, उस टाइम की है। तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होनी है? आप ये देखो, लॉस रीवैल्यूड अमाउंट 240 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 20, पर ईयर डेप्रिशिएट कर रहा हूं 12 मिलियन के साथ। अब तक मैं डेप्रिशिएट कर चुका 36, तो 36 डेप्रिशिएट करने में मुझे कितना अरसा लगा होगा? 3 साल लगे होंगे। तो ओपनिंग रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी होगी? 17 ईयर्स। ऑल राइट, तो ड्यूरिंग द ईयर कितना ट्रांसफर करना है? 8.5 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू, ये ट्रांसफर रिटेन अर्निंग को, और 8 लॉस को कंपनसेट करेगा, पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। गॉट इट? कहीं समझ तो नहीं आ गई इस पॉइंट की? चलें, शाबाश। तो उसके लिए फिर डाटा भी वैसे ही देगा, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे होगी तो उसके लिए डाटा भी हमें वैसे ही देगा। अदरवाइज उसके लिए भी हम देख लेंगे कि भाई कितने परसेंट अप्रिशिएट हो चुका है, बाकी कितने परसेंट रहता है, उसकी भी कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन ऐसा पूछता नहीं है, मोस्टली स्ट्रेट लाइन मेथड ही होता है। जी, किसी को कोई डाउट? ऑल क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चले, आज के लेक्चर में हम लोगों ने अपना टेस्ट नंबर 5 डिस्कस कर लिया। आई होप कि आप लोगों को इससे काफी सारा बेनिफिट हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टेस्ट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, अब ना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।